नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन जीएस पेपर फर्स्ट का 7वां मॉडल पेपर। इसके पहले 6 मॉडल पेपर हम हल करा चुके हैं। जो लोग पिछला मॉडल पेपर हल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, आप सभी मॉडल पेपर वहाँ से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट संख्या जो है 7वां है, जो कि फर्स्ट पेपर है। आपका 140 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। क्यूसेक के द्वारा जो है आपका द्रव प्रवाह की दर को मापा जाता है। बाइट या कंप्यूटर को मापा जाता है। उसके बाद रिक्टर से आपका भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है और बार से जो है आपका दाब को मापा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए का तीसरा और बी का हो जाएगा चौथा और सी का हो जाएगा दूसरा और डी का पहला। 3, 4, 2, 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं विकल्प बी जो है यहाँ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो क्या कहलाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से अधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। यह उन स्थानों पर प्रयोग होता है जहां पहुंचना एवं छूना जो है संभव न हो। नेक्स्ट आपका, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं। पहला है परिक्षेपण, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है आंतरिक परावर्तन। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ से हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि परिक्षेपण भी हो जाएगा, अपवर्तन भी और आंतरिक परावर्तन भी, तीनों ही जो है सही होगा यहाँ। नेक्स्ट आपका, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट आपका टेफ्लॉन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ से हो जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पांचवा का जो है बी ऑप्शन से हो जाएगा टेफ्लॉन। यह पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है, जो कि टेफ्लॉन यह टेट्राफ्लोरोएथिलीन का योगात्मक बहुलक है। इसका निर्माण टेट्राफ्लोरोएथिलीन को मुक्त मूलक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दाब पर गर्म करने से होता है। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन किया जाता है हर्पेटोलॉजी में। हर्पेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सरीसृपों और उभयचरों दोनों का अध्ययन किया जाता है। बैट्राकोलॉजी और हर्पेट्रोलॉजी की उपशाखा है जिसमें सिर्फ उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी में जो है आपका पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट आपका, जुगनू होता है एक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीट। जुगनू एक कीट है। जुगनू जो है रात्रि में प्रकाश देता है और आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे बड़ा यह वर्ग कीट वर्ग है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कीट सर्वव्यापी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्खी। मक्खी यह सामान्यतः पूरे विश्व में पाई जाती हैं। जहाँ पर मनुष्य का वास स्थान होता है उसके आसपास गंदी जगहों पर मक्खी पाई जाती हैं। मक्खी जो है कई प्रकार के रोगों को फैलाती है। यह सड़े गले तथा वाहित मल पर जो है निवास करती हैं। नेक्स्ट आपका, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ से होगा ए और बी दोनों की, प्रोटीन और लिपिड दोनों से बना होता है प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथ का हिलाना। किसी उद्दीपन के प्रति जो है मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया या प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ये क्रियाएं स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं जो कि जीव की इच्छा के बिना ही होती हैं। सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं। वे क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है वह ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे कि आपका बोलना, चलना, हाथ हिलाना आदि। और जिन क्रियाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है वह अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे कि हृदय का धड़कना, सांस लेना, भोजन पचना आदि। अनैच्छिक क्रियाएं जो है मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती हैं और ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो है वह अग्र मस्तिष्क के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आपका, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कशेरुक रज्जु में। तंत्रिका तंत्र एक जटिल प्रणाली है जिसके अंतर्गत तंत्रिका, कोशिका, मस्तिष्क, मेरुरज्जु शामिल है और मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण अवयव है और मस्तिष्क के अगले भाग को प्रमस्तिष्क कहा जाता है और प्रमस्तिष्क सभी संवेदनाओं, ऐच्छिक क्रियाओं और बुद्धि विवेक आदि का नियंत्रण करता है। प्रमस्तिष्क के पिछले भाग को अनुमस्तिष्क कहा जाता है, यह मांसपेशी तंत्र और शरीर के संतुलन का भी नियंत्रण करता है और प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण यह मस्तिष्क द्वारा नहीं बल्कि मेरुरज्जु द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो की धारणा से संबद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रीनेलिन हार्मोन। अगला आपका एक भू-स्थिर उपग्रह का काल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 घंटे। नेक्स्ट आपका पुरुष जीन संगठन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, XY। अगला है आपका ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या है? तो 16 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, मॉडेम। मॉडेम द्वारा जो आंकड़ों को संवेगों में परिवर्तित करके उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित किया जाता है। नेक्स्ट आपका ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपकरणों के बीच वायरलेस संचरण से। नेक्स्ट आपका सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों की गाँव में इस सभ्यता के प्रथम स्थल का पता चला, इसीलिए सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता नाम से अभिहित किया गया, किंतु कालांतर में इसके व्यापक क्षेत्र में पता चलने के कारण इसे प्रथम ज्ञात स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। तो ये ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले खुदाई वह हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट आपका रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र वर्तमान में कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलि एवं कर्मकांड में। अगला प्रश्न आपका वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रामणी। नेक्स्ट आपका जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपाध्याय। नेक्स्ट है अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म में। और अगला प्रश्न आपका प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागार्जुन को। नेक्स्ट है आपका इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त का। इलाहाबाद में स्थित अशोक स्तंभ यह समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। गुप्त शासक अशोक का यह स्तंभ मूल रूप से कौशाम्बी में स्थापित था, जिसे अकबर के समय इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज वर्तमान हो गया, में स्थापित करवाया गया। अशोक के इस स्तंभ पर ही जो है गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया है, जिसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि महामात्य हरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा में चंपू शैली में की गई है। नेक्स्ट आपका पल्लव रथों में सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा यहाँ, धर्मराज। नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल द्वारा विकसित मामल्ल शैली के अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने, एक मंडप तथा एकास्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। रथ जो है कठोर चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। प्रमुख रथ हैं द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ और गणेश रथ और पिंडारी रथ, और जो है आपका बलयंग कुटेथ रथ। प्रथम 5 दक्षिण में तथा अंतिम 3 उत्तर और उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। ये सभी जो है शैव मंदिर प्रतीत होते हैं। इनमें द्रौपदी रथ सबसे छोटा है और धर्मराज रथ जो है आपका सबसे बड़ा है।
तो यदि सबसे छोटा पूछा जाता तो द्रौपदी रथ हो जाता सबसे छोटा, और धर्मराज रथ जो है आपका सबसे बड़ा है। नेक्स्ट आपका चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा है इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला प्रश्न आपका चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न आपका मुरीद कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा एक सूफी शिष्य था। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, पहला आसफ खां, दूसरा खुर्रम, तीसरा महावत खां, चौथा है खुसरो। तो कूट के माध्यम से आपको बताना है कौन सा सही होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2, 3, 4, यानी कि खुर्रम, महावत खां और खुसरो ने जो है जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला प्रश्न आपका दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माहम अनगा के द्वारा यह स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न आपका 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए, निम्न में से कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट आपका बेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो पहला दिया गया है कि ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, दूसरा है आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, तीसरा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, उत्तर निम्न कोटों के आधार पर दीजिए। तो 34 का आपको आंसर बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है आपका अब देख सकते हैं कि दिया है ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, बिल्कुल सही आपका। दूसरा है आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया था, तो ये भी सही है। और तीसरा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। तो यहाँ जो है तीनों ही कथन सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3 आपका सही है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1905 ईस्वी में की गई थी, सन भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका सैडलर आयोग संबंधित था किससे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा शिक्षा से। और इसका गठन कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था सैडलर आयोग का गठन। अगला प्रश्न आपका 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न आपका मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ चिदम्बरम पिल्लई ने जो है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। नेक्स्ट आपका इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी किसने, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस 1912 ईस्वी को दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना में मुख्य अभियुक्त थे, किंतु बच निकले ये, और उन्होंने जो है बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। इन्होंने जो है विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को मिलाकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया तथा उसका नेतृत्व बाद में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। 1945 ईस्वी में जापान में ही जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से पूछा गया कि इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी, तो रास बिहारी बोस ने जो है इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना बैंकॉक में की थी इन्होंने। नेक्स्ट आपका कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग जो है इसमें स्वीकार की गई थी। कांग्रेस के जो है 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग एवं जो है
कांग्रेस के बीच जो है समझौता हो गया था तथा कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर लिया था। सम्मेलन के प्रमुख बिंदु थे कांग्रेस मताधिकार को मानने तथा मुस्लिम अल्पसंख्यक को अतिरिक्त महत्व देने के लिए सहमत हो गई और डोमिनियन स्टेट्स के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर संविधान तैयार किया। मुस्लिम सदस्यों की संख्या प्रांतीय आधार पर अलग अलग तथा केंद्रीय विधानसभा में 1/3 होना था। यदि किसी धर्म के 1/3 सदस्य विरोध कर दें तो उनसे संबंधित विधान निर्माण नहीं हो सकता था। तो यहाँ जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी अधिवेशन में जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट आपका भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीपी वाडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, बीपीएस अय्यर और एमएन राय में क्या बात समान थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और संग्राम आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ सही हो जाएगा एलेन कैंपबेल जॉनसन ने। नेक्स्ट आपका भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो यह प्रस्ताव पास किया गया। इससे पहले गांधी जी के इस हिंसक प्रस्ताव को जो है जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी ने जो है स्वीकृति प्रदान कर दी थी। गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को करो या मरो का नारा दिया और 9 अगस्त को सरकार ने कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने इस कार्य को ऑपरेशन 0 आवर की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका कि जब भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लीमेंट एटली। 1944-45 के आम चुनाव में जो है ब्रिटेन में लेबर पार्टी को विजय प्राप्त हुई तथा क्लीमेंट एटली वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वह क्लीमेंट एटली थे, जो कि 20 फरवरी 1947 को एटली की सरकार ने 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। पहला घोषणा यह कि प्रत्येक स्थिति में 30 जून 1948 ईस्वी तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा और दूसरा यह कि लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भेजा जाएगा। अगला प्रश्न आपका संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार पटेल। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल बनाए गए थे। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रपति की आपात शक्तियों को गृहीत किया गया है किस देश के संविधान से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हुआ, यहाँ जर्मनी के वीमर संविधान से यह लिया गया है। अगला प्रश्न आपका भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। पहला सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, दूसरा विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है अवसर की समानता, चौथा है व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो नीचे दिए गए कोट से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ से होगा, सभी चारों सही हैं। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सभी जो है भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य जो है उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न आपका संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43A में जो है आपका कर्मकारों, भारतीय उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका किसने कहा कि भारतीय संघवाद भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक नए प्रकार का संघवाद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, यहाँ ग्रेनविले ऑस्टिन ने यह कहा था। अगला प्रश्न आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत समता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है, इसके अंतर्गत समाहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण, सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के भेदभाव के आचरण को निषेध होना, शिक्षण संस्थाओं और सरकारी पदों पर समाज के दुर्बल यानी कि कमजोर वर्गों के लिए स्थानों और पदों का आरक्षण, सभी जो है सही है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न आपका, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकता है कौन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हुआ। यहाँ उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों ही जो है रिट जारी कर सकता है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय यह अनुच्छेद 32, याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 दोनों द्वारा जो है रिट जारी किया जा सकता है। तो यदि अनुच्छेद पूछा जाएगा तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना यह नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न आपका, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके में। नेक्स्ट आपका, यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शासनाध्यक्ष का कार्यकाल वह स्थिर रहेगा। अगला प्रश्न आपका, द्विसदनात्मकता मुख्य विशेषता है किसकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघात्मक व्यवस्था की द्विसदनात्मकता मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र को। अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई हैं? तो केंद्र को प्रदान की गई हैं। अगला प्रश्न आपका, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की। नेक्स्ट आपका, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय वाचन के समय। अगला प्रश्न आपका, गिनी गुणांक माप है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आय वितरण की असमानता का यह माप है गिनी गुणांक। नेक्स्ट आपका, कि निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजित राज्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टाम्प शुल्क। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजित राज्य करता है? तो सेम क्वेश्चन है आपका, स्टाम्प शुल्क है। रुपये की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? प्रश्न संख्या जो है 62। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुपये को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपये में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना यह वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न आपका, भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ से हो जाएगा वर्ष 2007 में यह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आपका, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है? पहला है वेदिका कृषि, दूसरा है वनोन्मूलन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 यानी कि वनोन्मूलन। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? तो वह है आपका वनोन्मूलन से, दूसरा जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। अगला प्रश्न आपका, MRTP कानून कब से लागू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1970 से। MRTP जो है राघवन समिति के आधार पर MRTP एक्ट तथा MRTP कमीशन को समाप्त करके उसके स्थान पर जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन वह 24 अक्टूबर 2003 को किया गया। और इसका गठन जो है 1970 में किया गया था। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को आरंभ किया गया था किस वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2005 में। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिशु मृत्यु दर। UNDP ने सर्वप्रथम जो है 1990 में मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी और तब से लगातार प्रकाशित
जो है करता चला आ रहा है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रतिपादन अर्थशास्त्री महबूब हक ने किया था और यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 3 आकांक्षाओं को पालता है। पहला लंबी आयु, दूसरा शिक्षा व ज्ञान और तीसरा उत्तम रहन सहन का स्तर। अतः मानव विकास सूचकांक जो है जिन 3 तत्वों का सम्मिश्रण है वो आपका है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पहला हो जाएगा आपका, उसके बाद शिक्षा का स्तर यानी कि आपका प्रौढ़ शिक्षा दर, प्राथमिक, माध्यमिक व तृतीय उच्च शिक्षा में नामांकन का अनुपात, और तीसरा जो है आपका जीवन का स्तर जिसको डॉलर के रूप में क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर वास्तविक प्रति व्यक्ति आपका GDP, ये तीनों जो है काउंट किया जाता है। इसमें शिशु मृत्यु दर नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। और मानव विकास सूचकांक में 2020 में जो है मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान याद रखिएगा कितना है, तो 129वें स्थान पर भारत है। जारी कौन करता है, तो यूएनडीपी जो है इसे जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी एक 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17.64% जो है भारत की दशकीय वृद्धि दर रही है 2001 से 11 के दौरान। अगला क्वेश्चन आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्न में से कौन सा एक जिलों का सही अवरोही क्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद, कानपुर नगर, आजमगढ़, फिर जो है आपका गोरखपुर। तो ये जनसंख्या के हिसाब से जो है क्रम दिया गया है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इलाहाबाद, फिर कानपुर नगर, फिर आजमगढ़, फिर जो है उसके बाद गोरखपुर। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कोड का उपयोग कीजिए। पहला दिया गया है कि संघ शासित क्षेत्रों में पुरुषों में साक्षरता दर सबसे अधिक लक्षद्वीप में है। दूसरा है, राज्यों के अंतर्गत पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता दर मिजोरम में है। और तीसरा दिया गया कि संघ शासित क्षेत्रों में महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप में है। और चौथा है, केरल वह राज्य है जिसमें महिलाओं की साक्षरता में साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो कोड के माध्यम से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो है 72, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी चारों जो है वो आपका सही है। यानी कि आप देख सकते हैं संघ शासित क्षेत्रों में पुरुषों में साक्षरता दर सबसे अधिक किसमें है, तो लक्षद्वीप में है। और राज्यों के अंतर्गत पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता दर जो आपका मिजोरम में है। और संघ शासित क्षेत्रों में महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप में है। और केरल वह राज्य जिसमें महिलाओं में साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो केरल जो है वह राज्य है आपका महिलाओं। तो ये जो आपका अंतिम आंकड़ा दिया गया था, जबकि जो है अंतिम आंकड़ा में जो है आपका यहाँ जो दिया गया है कि राज्यों के अंतर्गत जो है पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता दर मिजोरम में है। तो अंतिम आंकड़ा में जो है सर्वाधिक साक्षरता पुरुषों में जो है आपका वह केरल में हो गया था। केरल में जो है पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 96.1%। तो ये जो है आपका अंतिम आंकड़ा का दिया गया है, जबकि अनंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है ये सही है, जबकि अंतिम आंकड़ा के अनुसार जो है ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ आपका अनंतिम आंकड़ा पूछा गया था। आप देख सकते हैं यहाँ अनंतिम आंकड़ा जो है आपका दिया गया है, तो सभी जो है अनंतिम आंकड़ों के अनुसार सही है। लेकिन यदि अंतिम आंकड़ा देखा जाएगा तो पुरुषों में जो है पुरुषों और महिलाओं दोनों में जो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ का है, तो केरल का है आपका। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में। सर्वाधिक जन घनत्व जो है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में है, कितना है, तो 1106 है। और पश्चिम बंगाल का जनघनत्व जो है 1028 है। केरल का जनघनत्व जो है वह आपका 860 है। और उत्तर प्रदेश का जनघनत्व जो है आपका वह 829 है। तो ये क्रम भी कभी कभी जो है आपसे लगाने के लिए दे दिया जाता है जनसंख्या घनत्व के हिसाब से। तो याद रखिएगा सर्वाधिक बिहार का, फिर जो है पश्चिम बंगाल, उसके बाद जो है आपका यहाँ देख सकते हैं केरल में है 860 और उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है जो है 829। अगला प्रश्न आपका, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। नेक्स्ट आपका, टीके ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के आधार पर।
यानी कि आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर जो है उन्होंने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। सत्ता की संरचना के आधार पर बताया है। नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर उन्होंने जो है नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी के आधार पर। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित राज्यों में से कौन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम। तो पहले स्थान पर जो है कौन है? तो पहले स्थान पर जो है कुल साक्षरता दर में भी और जो है नगरीकरण में भी जो है केरल पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयोजन प्रक्रिया जो है यह जल चक्र में नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीधा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो है सदैव सीधा बनता है। इस तरह के पिरामिड में हर पोषण स्तर पर ऊर्जा क्रम से घटती जाती है, क्योंकि प्रत्येक पोषण तल के जंतु केवल 10% ऊर्जा ही जो है अगले पोषण तल को देते हैं। शेष सभी पोषण तलों से जो है 90% ऊर्जा का उपभोग हो जाता है। अगला प्रश्न आपका, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जामनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष GCF के लिए सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। ये आपका जो है सही नहीं है, गलत है। कानकून मैक्सिको में 29 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था। हरित जलवायु कोष का प्रावधान इसी सम्मेलन में किया गया था, जबकि यहाँ दिया गया है डरबन में आयोजित, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है कहाँ स्थित है? तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रतनजोत का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका, भोपाल गैस त्रासदी के समय किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MIC कहा जाता है। तो आपका प्रश्न संख्या 83 का जो है डी ऑप्शन से हो जाएगा। और ये घटना कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी। अगला प्रश्न आपका, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से होगा। यहाँ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल वाला है। और राज्यों में देखा जाएगा तो राजस्थान का पहला स्थान है क्षेत्रफल में। अगला प्रश्न आपका, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। नाम क्या है? उसका नाम है गौर मोता या गौर माता भी कहा जाता है। तो ये जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में स्थित है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। अगला प्रश्न आपका, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहत हिमालय श्रेणी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा हिमनद है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड महाद्वीप का यह भूभाग था। अगला प्रश्न आपका, जादूगोड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जादूगोड़ा यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो आप सभी को पता होगा, थारू जनजाति है।
नेक्स्ट है आपका मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे सुसंगत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। नेक्स्ट आपका कर्क रेखा नहीं गुजरती है कहाँ से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान से। कर्क रेखा यह मैक्सिको, मिस्र, भारत, सऊदी अरब, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों से होकर के गुजरता है। ईरान से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और भारत में कर्क रेखा वह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न। सबसे जो है पश्चिमी राज्य है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर जो है आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और उसके बाद जो है लास्ट में मिजोरम। तो कुल 8 राज्यों से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है भारत में। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डूरंड रेखा यहाँ दिया गया है, बांग्लादेश और भारत के बीच है, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। बाकी जो है रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, मैगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है, और हैंडेनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच है। सी ऑप्शन जो है आपका गलत है। डूरंड रेखा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य जो है खींचा गया है। अगला प्रश्न आपका, भू अभिनतियाँ क्या हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूपटल में प्रमुख संरचनात्मक नतवलन को जो है भू अभिनतियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से जो है सुनामी की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न आपका, गल्फ स्ट्रीम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक महासागरीय धारा है यह गल्फ स्ट्रीम। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक धारा है। किसकी? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तूफानी चालीसा रोरिंग फोर्टीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध बहती हैं। दूसरा है, ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं। तीसरा, इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। और चौथा है, मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है तूफानी चालीसा के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है आपका कि ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं और इनकी दिशा जो है सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर से पश्चिम की ओर होती है। और मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। पहला जो है आपका यहाँ गलत हो जाएगा, ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध बहती हैं। 2, 3, 4 यानी कि विकल्प बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसकी बिक्री इसमें जो है सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कुल कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितना है? तो 9 है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वर्ष 1991 से 2001 के बीच। कितना था? तो जो है आपका 25.80% था, जो कि सर्वाधिक था। आपका डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आंवला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका जो है उर्वरक के लिए फेमस है आंवला, ए का हो जाएगा दूसरा। मोदीनगर ये आपका रबर के लिए प्रसिद्ध है, बी का हो जाएगा तीसरा। और बाराबंकी ये आपका जो है पॉली फाइबर हो जाएगा, सी का पहला। और कानपुर हो जाएगा विस्फोटक, डी का चौथा। 2, 3, 1, 4 तो जिस विकल्प में होगा 2, 3, 1, 4 विकल्प सी आप देख सकते हैं, 2, 3, 1, 4 ये आपका सही है। अगला प्रश्न आपका, जीटी रोड नहीं गुजरती है कहाँ से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलीगढ़ से। जीटी उत्तर प्रदेश में जो है जीटी रोड, जिसको NH2 कहा जाता है, यह मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय आदि जिलों से होकर के गुजरती है। अलीगढ़ जिले से होकर के नहीं गुजरती है।
अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्नौज को जो है प्राचीन काल में कन्नौज को जो है महोदय श्री नगर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तरफ जो है आपका संस्थान का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उनकी स्थिति। तो चलिए देखते हैं, बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये आपका जो है नोएडा में है, तो ये का हो जाएगा चौथा। उसके बाद जो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ में है, बी का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी ये कहाँ पे है? तो ये आपका आगरा में है, सी का हो जाएगा पहला। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये आपका मेरठ में है, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 आप देख सकते हैं विकल्प डी जो है आपका सही हो जाएगा, 4 3 1 2। अगला प्रश्न है आपका, ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, सितंबर 2002 में ज्ञानदीप शिक्षा योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहां की जा रही है वह जगह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ललितपुर जिला जो है जहाँ यूरेनियम पाया जाता है और यहीं पर जो है आपका तांबा भी पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान, मक्का और गेहूं, ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहदी ने। मेहदी के अतिरिक्त जो है शेष तीनों ने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया है। बिंदादीन का संबंध जो है वह कथक नृत्य से है और वहीं उस्ताद दूल्हे खान वे ख्याल गायकी व इलियास खान सितार वादन से संबंधित थे। सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ से जो है आपका रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो AZB का संबंध है CXD से, तो EVF का संबंध जो है आपको बताना है किससे होगा। तो ए का जो है संबंध सी से है, ABC + 2। फिर जो है जेड का संबंध जो है आपका दिया गया है एक्स से, तो Z -2 करेंगे तो x हो जाएगा XYZ। फिर जो है BCD, बी में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका D। इस तरह यहाँ भी करना है, ई में जो है आपको 2 जोड़ देना है, तो ई में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा EFG, ठीक है। और भी में आपको 2 माइनस करना है, तो भी में 2 माइनस करेंगे हो जाएगा आपका TUV, तो T हो जाएगा। और फिर F में 2 जोड़ देंगे तो FGH, GTH जिस ऑप्शन में हो जाएगा GTH वह सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं विकल्प बी जो है आपका यहाँ सही होगा GTH, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या दी हुई संख्याओं 253, 275, 385 के समान है? तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 5 3 दिया गया है, तो 2 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। और नेक्स्ट है तो 2 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, 3 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। तो इसी तरह आपको जो है आपका 1 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। बाकी किसी में जो आप सही नहीं होगा, 6 3 9 होता है, इधर 8 5 जो हो जाएगा आपका 13, उसके बाद 3 2 5 होगा, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित श्रृंखला 2 15 4 12 6 7 में लुप्त संख्याएं आपको बताना है कौन सा होगा 113 में। तो चलिए जो है देखते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 + 2 4 + 2 6, फिर +2 करेंगे कितना हो जाएगा 8, तो एक तो आपका 8 हो गया। फिर यहाँ आप देख सकते हैं 15 के बाद जो है 12 है, तो 15 - 3 कितना होगा 12। फिर उसके बाद जो 7 है, तो 12 - 5 करेंगे तब जो है 7 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि 2 2 यहाँ बढ़ रहा है, 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर कितना आपको घटाना है तो -7 करेंगे। 7 में -7 करेंगे कितना हो जाएगा 0, तो आपका आंसर होगा 8 और 0, यानी कि आपका विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में लुप्त अक्षर क्रम से आपको बताना है कौन सा होगा प्रश्न संख्या 114 में। तो चलिए जो है इसे भी देखते हैं।
तो यहाँ दिया गया ए बी ए, फिर बी सी ए, फिर ए सी, सी ए बी, फिर सी बी सी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए बी ए तो हो जाएगा, यहाँ क्या होगा सी होगा, ए बी ए सी बी सी, फिर जो है आपका ए सी बी सी होगा, फिर ए बी ए, फिर सी बी सी, फिर ए बी ए, फिर सी बी सी। तो सी बी बी ए यानी कि आपका जो है बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। एक क्रम जो बनेगा आप ध्यान से देखिएगा, ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी बी सी, फिर ए बी ए, फिर सी बी सी। तो आपका जो खाली जगह पे आएगा सी बी बी ए, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ। नेक्स्ट आपका, यदि एक विद्युत ट्रेन उत्तर से दक्षिण को जा रही है तो इंजन का धुआं किस दिशा में जाएगा? प्रश्न संख्या 115। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ से होगा, धुआं नहीं जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा धुआं केवल जो है कोयला तथा डीजल के इंजन से चलने वाली ट्रेनों से ही निकलता है, विद्युत इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी से धुआं आपका नहीं निकलता है, इसलिए सी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट आपका, फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की है, वह महिला राम के रिश्ते में क्या है? तो चलिए जो है इसे देखते हैं। फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा कि वह मेरे, मान लीजिए राम हो गया, कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की, दादा यानी पिता का पिता, देखो पिता उसके पिता, तो दादा के एकमात्र पुत्र यानी कि उसके पापा, पुत्र की लड़की तो यानी कि उसकी बहन ही होगी, राम की बहन की लड़की है, उनकी लड़की की लड़की, तो ये हो गई मान लीजिए ये फोटोग्राफ वाली लड़की ये हो गई। तो कह रहा है कि इसका और इसका संबंध यानी कि बहन की लड़की क्या लगेगी? तो आपको पता होगा भांजी लगेगी। तो पूछा है कि वह महिला राम के रिश्ते में क्या लगेगी? तो भांजी लगेगी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका, यदि ए बराबर 2 दिया गया है, बी बराबर 4, सी बराबर 6 तथा इत्यादि हो तो PREVENT का अंकमान क्या होगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं यानी कि दूना कर दिया गया, एक का मान 2 रख दिया गया है, बी का 4, सी का जो है 6। तो इसी तरह आपको प्रीवेंट का जो है अंकमान बताना है कि कितना हो जाएगा। तो चलिए जो है देखते हैं। तो आपको पता होगा पी का जो है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा स्थान है? 16वें नंबर पर आता है। 16 में 2 का गुणा कर देंगे तो 32, क्योंकि जो है यहाँ दूना मान रखा गया, ए का पहला स्थान है, इसका मान कितना है 2, यानी कि 2 का सभी में गुणा कर दिया गया है। तो इस तरह पी का जो है आपका 16वां स्थान है, उसमें 2 का गुणा करेंगे हो जाएगा 32। आर का स्थान आपको पता होगा 18वां है, 18 में 2 का गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। ई का स्थान आपको पता होगा 5वां है, 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। उस तरह भी का स्थान आपको पता होगा 22वां आता है, 22 में 2 का गुणा करेंगे हो जाएगा 44। और फिर जो है ई का 5 होता है, 2 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। फिर एन का स्थान जो है आपको पता होगा कि 14वें नंबर पर है, तो 14 में 2 का गुणा करेंगे 28 हो जाएगा। और लास्ट में है आपका टी 20, तो टी का स्थान जो है 20 यानी कि 20वें नंबर पर है, 20 में 2 का गुणा करेंगे हो जाएगा 40। अब सभी को जोड़ दीजिए जो है तो आपका अंकमान मिल जाएगा। तो 2 6 8 8 4 12 12 8 20 को 0 हंसी लगा 2 3 5 3 8 1 9 4 13 14 2 16 4 20, टोटल कितना हो गया? तो 200। आपका आंसर कितना हो जाएगा? सी 200। अगला प्रश्न आपका, ये बी से 5 वर्ष छोटा है और बी की आयु सी की 3 गुनी है। यदि सी की आयु 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष थी तो ए की आयु 6 वर्ष बाद कितनी होगी? आपको आंसर बताना है 118 का। तो चलिए जो है देखते हैं इसे भी। कह रहा है कि ए बी से जो है 5 वर्ष छोटा है, तो ए की आयु बराबर हो जाएगा आपका B-5, यानी बी से 5 वर्ष छोटा है। और कह रहा है बी की आयु सी की 3 गुनी है। बी की आयु कितना है? तो बी की आयु बराबर सी की 3 गुनी, यानी कि सी का जितना होगा उसे 3 गुना, सी गुणे 3। फिर कह रहा है आपका कि 4 वर्ष पूर्व सी की आयु 4 वर्ष पूर्व वह 10 वर्ष थी, तो ए की आयु 6 वर्ष बाद कितनी होगी? तो 4 वर्ष पूर्व सी की आयु 10 वर्ष थी, तो वर्तमान में सी की आयु कितना होगा? तो वो वर्तमान में हो जाएगा सी की आयु 14 वर्ष। और बी की आयु कितना होगा? 14 3 42, तो सी की आयु है आपका 14 वर्ष, तो बी की आयु हो जाएगा
यानी कि बी की आयु सी की 3 गुनी है, तो 14 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 42। बी की आयु कितना हो गया? 42 हो गया। उसके बाद जो है ए की आयु कितना होगा? तो ए की आयु बराबर हो जाएगा 42 माइनस 5, क्योंकि बी की आयु से जो है 5 वर्ष क्या है? छोटा है। तो 42 में 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 37 वर्ष। ए की आयु कितना आ गया आपका? 37 वर्ष। तो कह रहा 6 वर्ष पश्चात ए की आयु कितना होगा? तो 37 में आप 6 जोड़ दीजिए, 37 6 कितना हो जाएगा? तो 7 6 13 यानी कि 43। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 43 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 118 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा 43 वर्ष। अगला प्रश्न आपका ए बी सी डी आरोही क्रम में है, डी जो है बी ई, डी बी ई जो है अवरोही क्रम में है। निम्नलिखित में से कौन ना तो आरोही और ना ही अवरोही क्रम में है? 119 का आंसर आपको बताना है। तो चलिए जो है इसे भी देखते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि ए बी सी डी जो है वह क्या है? तो आरोही क्रम में है। तो आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो आप लिख दीजिए ए बी सी डी, यानी कि ए, उसके बाद जो है बी, फिर सी, फिर जो है आपका डी, ये हो गए आरोही क्रम में। फिर आपका कह रहा है कि डी बी ई क्या है? अवरोही क्रम में है। डी बी ई अवरोही क्रम में, तो इसको लिख दीजिए डी, उसके बाद जो है आपका बी, फिर ई, डी बी ई अवरोही क्रम में हो गए। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ना तो आरोही क्रम में है ना ही अवरोही। तो इसको एक समीकरण आप बना दीजिए दोनों को मिला के। ये मान लीजिए पहला हो गया, ये दूसरा, दोनों को एक कर दीजिए। तो आप एक करेंगे दोनों को, तो यहाँ जो हो जाएगा आपका या तो आपका ई हो जाएगा सबसे पहले, फिर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा बी होगा, फिर जो है आपका यहाँ सी हो जाएगा, फिर जो है आपका लास्ट में डी होगा। तो ये हो गया आपका। तो अवरोही क्रम में जो है आपसे कह रहा है ना तो आरोही ना अवरोही। तो आप देख सकते हैं लास्ट में यानी कि जो बी सी डी है, ये जो है आपका ना तो आरोही में है ना ही जो है अवरोही में है। तो बी सी डी यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ से हो जाएगा डी बी सी जो है ये आपका ना तो अवरोही में है ना तो आरोही में। एक समीकरण और जो है आपका बन जाएगा ये, या तो आप ई को पहले रखिए या तो ए को, दोनों को किसी में से आप ए रख सकते हैं, चाहे ई रखिए चाहे ए, फिर जो है आप बी हो जाएगा, फिर सी, फिर जो है डी, दोनों ही जो है सही होगा कथन ये। तो लास्ट में आपको आरोही अवरोही पूछ रहा है, तो डी ही जो है आपका किसी तरह करेंगे तो बी सी डी ही आएगा आपका लास्ट में। तो ऑप्शन में आपका डी बी सी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले डी के बाद आई है, आई के बाद एन। तो डी में आप 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? आई, डी ई एफ जी एच आई, 5 आई हो गया। फिर आई में आप 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? एन। इस तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं एच में 5 जोड़ा गया है और एम में भी 5 जोड़ के आगे बढ़ाया गया है। इस तरह आपको ए में आप देख सकते हैं यहाँ भी 5 जोड़ा गया है, ए के बाद एफ लिखा गया है। तो 5 करेंगे, ए के बाद 5 जोड़ेंगे, एफ हो जाएगा। फिर एफ में आप 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? तो एफ जी एच आई जे की, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एफ के बाद क्या आएगा? की। अगला प्रश्न आपका 43 व्यक्ति एक कैंटीन गए जो कोल्ड ड्रिंक्स यानी कि माजा और पेप्सी बेचती है। यदि 18 व्यक्तियों ने केवल माजा लिया, 8 ने केवल पेप्सी ली और 5 ने कुछ नहीं लिया, तो इनमें से कितने ने दोनों ड्रिंक ली? प्रश्न संख्या 121। तो चलिए जो है इसे हल करते हैं। तो आपका कह रहा है कि व्यक्तियों की कुल संख्या कितना है? तो टोटल कितने व्यक्ति हैं? 43, 43 हो गए। और केवल माजा लेने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितना है? तो माजा लेने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या जो है यहाँ कह रहा है 18 व्यक्तियों ने केवल माजा लिया, तो माजा लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 18। उसके बाद जो है आपका केवल पेप्सी लेने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है? केवल पेप्सी लेने वालों की संख्या है 8, पेप्सी लेने वाले व्यक्तियों की संख्या है 8। उसके बाद जो है आपका कह रहा है कि दोनों पेय न लेने वाले व्यक्तियों की कितना संख्या है? तो 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि कोई भी जो है ड्रिंक नहीं लिए हैं, तो 5 हो गए ये। आपको जो है दोनों पेय लेने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। तो टोटल कितने हैं? 43। उसके बाद आप कर दीजिए माइनस, फिर तीनों को जोड़ दीजिए, 18 + 8 + 5, तो 18, 8, 26, 5, 31 आपका हो जाएगा। तो 43 में से 31 घटा दीजिए आप, 18, 8, 5 हो जाएगा। अब 43 में से आपको जो है 18, 8, 26, 5, 31, 43 में से 31 आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 12। तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दोनों
जो है दोनों पे लेने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगा आपका 12। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कथन के संबंध में दिए गए तर्कों को प्रबलता का विश्लेषण कीजिए तथा तदनुसार उत्तर दीजिए। कथन दिया गया कि क्या दया मृत्यु को कानून वैध किया जाना चाहिए। तर्क है पहला, हाँ ऐसे रोगी जो मरणांतक रोगों को भोग रहे हैं और जिनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है उन्हें कष्टों से मुक्ति दी जानी चाहिए। दूसरा दिया गया तर्क, नहीं दया मृत्यु भी एक प्रकार की हत्या है और हत्या कभी भी कानूनन वैध नहीं की जा सकती है। तो आपको बताना है कि कौन सा तर्क जो है सबसे मजबूत है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 122 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी यहाँ सही होगा। दोनों तर्क जो है आपका प्रबल हैं, पहला और दूसरा दोनों, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 18/9/1977 को रविवार था। एक जोड़े का विवाह इस तिथि को हुआ था। अगले 15 वर्षों में उनके विवाह की वर्षगांठ कितनी बार रविवार को पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ जो है आपको 1977 से लेके 1977 से लेकर के जो है आपको 1977 से लेकर अगले 15 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या जो आपको काउंट कर लेना है। तो 1977 के बाद जो है आपका हो जाएगा 1978, फिर 79, 80, 81, 82, 83, 84। उसके बाद जो है आपका हो जाएगा 85, 86, 87, 88, 89, 90 और 91 और 92। 15 वर्ष हो गए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया आपका। फिर जो है 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो जिसमें भी जो है जो आपका लीप ईयर पड़ेगा उसमें विषम दिनों की संख्या जो है 2 होगा और जो लीप ईयर नहीं होगा विषम दिनों की संख्या 1 होगा। तो 1978 जो है आपका लीप ईयर नहीं है, यानी कि लीप ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होगा। तो 1978 जो है लीप ईयर नहीं है, विषम दिनों की संख्या 1 होगा। 1979 भी जो है 1 हो जाएगा। 80 आपका लीप ईयर है तो विषम दिनों की संख्या 2 हो जाएगी। 81 लीप ईयर नहीं है, 1 होगा। 82 भी लीप ईयर नहीं है, ये भी 1 हो जाएगा। 83 भी जो है लीप ईयर नहीं है, 84 लीप ईयर है, 2 हो जाएगा। इस तरह आपका 85 1 हो जाएगा। 86 जो है आपका लीप ईयर नहीं है, ये भी 1 हो जाएगा। 87 भी नहीं है। 88 लीप ईयर है आपका, विषम दिनों की संख्या 2 हो जाएगा। 89 भी जो है आपका लीप ईयर नहीं है। 90 जो है याद रखिएगा ये भी नहीं है, लीप ईयर 1 होगा। 91 जो है आपका लीप ईयर, ये भी नहीं है। 92 लीप ईयर है। तो विषम दिनों की संख्या आप काउंट कर लीजिए, जहाँ भी 7 होगा वहाँ जो है आपका सेम दिन पड़ेगा। जहाँ भी जो है 7 हो जाएगा वहाँ सेम दिन पड़ेगा। तो 1 2 2 4 5 6 7 1983 यहाँ तक जो है आपका 7 आ गया, तो यहाँ जो है सेम दिन पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे काउंट कीजिए 2 1 3 1 4 1 5 2 7। फिर 1988 यानी कि 1983 और 1988 दोनों में ही जो है आपका सेम दिन पड़ेगा। फिर आगे काउंट कीजिए 7 जहाँ आएगा वहाँ सेम दिन पड़ेगा। तो 1 2 3 2 5, क्योंकि 5 ही है आगे नहीं होगा। तो केवल आपसे पूछा गया है कितनी बार रविवार पड़ेगा, यानी कि सेम दिन पड़ेगा। तो 2 बार जो है आपका 1983 में 1 बार पड़ेगा, 1 बार 1988 में। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा 2 बार। अगला प्रश्न आपका, निम्नांकित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। प्रश्न संख्या 124। तो इसमें जो है आपका कुल 12 त्रिभुज हैं, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका, केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में किसने पेश किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण ने जो है केंद्रीय बजट 2020-21 इन्होंने पेश किया था। और अगला प्रश्न है, बजट में क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है। सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है और मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, यानी कि आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, ये सभी होता है। नेक्स्ट है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैटिन भाषा से। नेक्स्ट है, बजट 2020-21 तेजस की तरह कितनी प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेजस की तरह कुल 150 प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएंगी बजट 2020-21 में, इसका प्रस्ताव है। अगला प्रश्न आपका, बजट 2020-21 में लद्दाख के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5,958 करोड़ रुपए लद्दाख
जो कि आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, आवंटन किया गया है इतना। नेक्स्ट आपका हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5 भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन ने। नेक्स्ट आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 31 मई को। और अगला प्रश्न आपका विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रहेगी? तो यहाँ जो है अनुमान विश्व बैंक द्वारा जो लगाया गया था 5% लगाया गया था, लेकिन सभी का अनुमान जो है फेल हो गया। बाद की जीडीपी कितना हो गया? तो -23 चला गया है। नेक्स्ट आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का विषय क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेल्थ क्रिएशन। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का थीम था। और अगला प्रश्न आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 54.3% योगदान जो है सेवा क्षेत्र का रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार। अगला प्रश्न आपका 2019 में भारत मासिक डाटा इंटरनेट उपयोग विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व में पहला स्थान। अगला प्रश्न आपका 25 दिसंबर 2019 को भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने बेहतर सुशासन सूचकांक की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने। और अगला प्रश्न आपका युवाओं को तटवर्ती इलाकों में रोजगार देने के लिए कितने सागर मित्र केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3477 जो है सागर मित्र केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न आपका कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर अब। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो यह आपका 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका भारत के पास विश्व का कुल कितना प्रतिशत पशुधन है? अंतिम प्रश्न है ये आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12.7% भारत के पास विश्व का कुल पशुधन है। ये ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था जो है आपका प्रैक्टिस नंबर जो है 7। इसके पहले जो है 6 प्रैक्टिस सेट हम जो है अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।